हाँ, तो बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर आने से पहले, डायरेक्टली केमिकल इक्विलिब्रियम पर आने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात को जानेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। मतलब इक्विलिब्रियम से मतलब यह हुआ कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पर अचीव होती है, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन से मतलब है कि वो टेम्परेचर की कंडीशन हो सकती है, वो प्रेशर की कंडीशन हो सकती है, और वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड देन द कॉन्सेंट्रेशन or the composition or the pressure of the system does not changes। एक बार अगर इक्विलिब्रियम जब अटेंड हो जाता है तो उसके बाद उसमें जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होता है, परिवर्तन प्रेशर का नहीं होता है, परिवर्तन मोल्स का नहीं होता है। तो जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी क्लोज्ड वेसल में, अभी जो मैं केस बता रहा हूं आपको, डायरेक्टली हम केमिकल इक्विलिब्रियम पर नहीं आ रहे हैं, अभी जो मैं केस आपके सामने बता रहा हूं दैट इज द केस ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब हुआ? फिजिकल इक्विलिब्रियम इट मींस व्हेन देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वेसल है, ये एक वेसल को इमेजिन करिए आप, और ये जो क्लोज्ड वेसल है बेल जार है, और इस बेल जार के अंदर मान लीजिए कि जो H2O है, H2O लिक्विड is in equilibrium with its H2O gaseous molecules। ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, these are the H2O in the gaseous state। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? यहां पर जो इक्विलिब्रियम का मतलब है, ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है बोर्ड पर, तो उसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये जो H2O लिक्विड है वो H2O गैसियस के इक्विलिब्रियम के अंदर है। इक्विलिब्रियम से मतलब है कि द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर है। इसका मतलब जितने H2O के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने वो गैस में जा रहे हैं, उतने ही गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। द H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। ये जो केस है आपके सामने, ये जो पर्टिकुलर केस मैंने आपके सामने लिया है, इसमें ये दिस इज द केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये जो आपके सामने केस है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का केस है। इट इज द केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। यहां पर भी H2O फॉर्म में है, यहां पर भी H2O फॉर्म में है, बट उसकी जो स्टेट है वो बदल गई है। स्टेट मतलब यहां पर जो लिक्विड है वो गैस में जा रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है। रिमेंबर वन थिंग, दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम इज दैट द वेसल शुड बी क्लोज्ड। जैसे यहां पर ये क्लोज्ड वेसल है, ये आपके सामने एक क्लोज्ड वेसल है। इस क्लोज्ड वेसल के अंदर जो H2O लिक्विड और जो H2O गैस है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब एक बार जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, तब ये जो प्रेशर है, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग के अंदर, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, तो जो पैरामीटर्स हैं, जो बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं, जैसे कि प्रेशर हुआ,
टेम्परेचर हुआ, कॉम्पोजिशन हुआ, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां पर भी H2O गैस एक बार जब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो जो प्रेशर है H2O का, जो प्रेशर है H2O गैस का जो प्रेशर है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब यह नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि रिएक्शन जो है, जो आपका रिएक्शन है वो रिएक्शन स्टॉप हो गई है, जो फिजिकल रिएक्शन है वो आपकी स्टॉप हो गई है। राइट, ये बात कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इक्विलिब्रियम जो होता है वो इक्विलिब्रियम अपने आप में एक डायनामिक प्रोसेस माना जाता है। इक्विलिब्रियम इज कंसिडर्ड टू बी अ डायनामिक प्रोसेस। ये अपने आप में एक डायनामिक प्रोसेस माना जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टैटिक प्रोसेस। ये स्टैटिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार जब इक्विलिब्रियम आया तो एक बार जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद रिएक्शन आपकी स्टॉप हो गई, ऐसा हम कभी भी नहीं बोलते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं। एक जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर एक्चुअली क्या होता है कि जितने H2O लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, जितने H2O लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके, आपस में कंबाइन कर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और एक बार जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये जो पानी के कण हैं, जो ये H2O गैसियस है, ये जो H2O गैसियस है, ये H2O गैसियस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, H2O गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, इट बिकम्स कांस्टेंट। ध्यान रखना इस बात को, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये जो H2O गैस है, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, इन द वेपर फेज हैं, राइट, इनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरीके से मैं दूसरा फिजिकल इक्विलिब्रियम का आपके सामने केस ले रहा हूं कि मान लीजिए कि आइस क्यूब या आइस इज इन इक्विलिब्रियम। ये आपके सामने एक आइस क्यूब है और ये मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पर है, इट्स वाटर। ये हमारे पास H2O इन द लिक्विड स्टेट और ये जो है H2O इन द सॉलिड स्टेट है। राइट, ये भी बच्चों जो केस है आपके सामने, दिस इज द केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ उसके अंदर स्टेट में परिवर्तन आ रहा है। मतलब जो यहां पर H2O सॉलिड स्टेट में है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। अब ये भी जो इक्विलिब्रियम है, राइट, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो H2O सॉलिड है, दैट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से एक और अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की ही बात करें तो कोई गैस जब डिसॉल्व होती है किसी सॉल्वेंट के अंदर, राइट, तो वो जो गैस है, उस गैस का अंदर, सॉल्वेंट के अंदर जो उसका मास है, राइट, और उस गैस का ऊपर जो प्रेशर है, राइट, उसमें एक इक्विलिब्रियम रहता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई गैस है, लेट इट बी गैस G मैंने माना, तो उस गैस का कंसंट्रेशन इन गैस फेज और उस गैस का जो कंसंट्रेशन इन लिक्विड, इन सॉल्वेंट, एनी ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी अपने आप में एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का केस है। जैसे ये चीज थोड़ी सी आपको हो सकता समझ में ना आई हो कि यहां पर कौन सी गैस ली जा रही है और ये कौन सा सॉल्वेंट लिया जा रहा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि हम लोग पेप्सी या कोक पीते हैं। आप लोग पेप्सी को कंज्यूम करते हैं, आप कोक को कंज्यूम करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, CO2 भरी हुई रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हाई प्रेशर के ऊपर भरी हुई रहती है। मतलब ये मान लीजिए कि ये बॉटल है, लेट दिस बी द बॉटल, ये जो बॉटल है आपके सामने,
इसमें आपने देखा होगा कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक सर्टेन लेवल तक भरा रहता है। ये आपका CO2 जो है, ये बोतल है, पेप्सी की बोतल, कोक की बोतल, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के ऊपर भरी हुई रहती है। तो इसमें जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉल्वेंट कौन सा है यहां पर? यहां पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। H2O जो लिक्विड है वो अपने आप में सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, और वाटर के अंदर जो CO2 है वो घुली हुई रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है वो सॉल्वेंट में घुली हुई है, और ये जो गैस है उस गैस का यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है। जो CO2 है वो इस लिक्विड के अंदर H2O के अंदर घुली हुई रहती है, ऊपर एक थोड़ी स्पेस खाली रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो सॉल्यूशन है वो टॉप के ऊपर भरा रहेगा, राइट, एक सर्टेन स्पेस उस पर खाली रहती है। और यहां पर जो है वो CO2 गैसियस स्टेट में है, यहां पर CO2 एक्वस फेज में है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस फेज के अंदर है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर है और यहां जो CO2 एक्वस है, राइट, उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम का सेटअप होता है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है जब तक ये ढक्कन लगा हुआ है, राइट। तो जो CO2 घुली हुई है वो एक सर्टेन प्रेशर पर रहती है, मतलब सर्टेन प्रेशर के साथ एक इक्विलिब्रियम में रहती है। जैसे ही आप इस ढक्कन को खोलते हैं, तो जैसे आप ढक्कन को ओपन करेंगे तो ये जो CO2 है, ऊपर जो प्रेशर है वो CO2 का एकदम से कम हो जाएगा, और जब CO2 का प्रेशर एकदम से कम होगा तो अंदर जो CO2 गैस घुली हुई थी, मतलब अब वो एक्वस में है, राइट, उसका भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब ये जो CO2 है, इस CO2 का इस सॉल्वेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव दिस सॉल्यूशन। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितने ज्यादा प्रेशर पर CO2 ऊपर होगी, सॉल्यूशन के ऊपर होगी, उतनी ज्यादा CO2 घुली हुई रहेगी। और अगर ऊपर का प्रेशर कम करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो CO2 है उसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। और कहा जाता है कि जब तक ये ढक्कन लगा हुआ है तब तक जो गैस है वो गैस फेज में, और जो गैस है सॉल्वेंट के अंदर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये भी अपने आप में एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का केस माना जाता है, राइट। किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं है। तो ये जो बच्चों मैंने आपके सामने केसेस बताए हैं, दीज आर द केसेस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम पर बात करें तो वहां पर क्या कोई केमिकल रिएक्शन होती है? व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर एक रिएक्शन होती है, राइट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिएगा आप, जैसे अब जैसे कि मैं एक छोटी सी रिएक्शन आपके सामने ले रहा हूं, केमिकल रिएक्शन N2O4 gaseous is in equilibrium with NO2 gaseous। जो N2O4 है that is in equilibrium with the NO2 gaseous, राइट। अब साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें बॉन्ड का टूटना हो रहा है। जो पिछले मैंने 3 केसेस आपके सामने बताए थे, उन तीनों केसेस के अंदर किसी भी तरह का बॉन्ड का टूटना नहीं हो रहा था एज सच, राइट। कोई केमिकल बॉन्ड का टूटना नहीं हो रहा था, यहां पर केमिकल बॉन्ड का टूटना हो रहा है। जो N2O4 है, that N2O4 is in equilibrium with the NO2, right, and this is the case of chemical equilibrium reaction। ये अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर चुकी है, राइट। अब जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो जिस समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस समय हम ये बोलेंगे कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium we will say that the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। मतलब क्या मतलब इस चीज का, the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction? इसका मतलब यह हुआ कि जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, राइट, उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। क्या मतलब इस चीज का कि अगर मान लीजिए कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, तो जिस समय ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी होगी उस वक्त
अगर मान लो कि N2O4 के 0.1 मोल टूटते हैं, तो अगर इसके 0.1 मोल टूटेंगे, मोल यहां पर बैठा हुआ हर बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट मैंने ही हल्के फुल्के लेवल पर पढ़ाया था, राइट। तो उसके अंदर मोल क्या है वो हर बच्चा अच्छी तरीके से जानता है। तो जब N2O4 के 0.1 मोल टूटेंगे, तो जब N2O4 के 0.1 मोल टूटेंगे तो साइमल्टेनियसली 0.1 मोल का इसका फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो एक बात हर बच्चा यहां पर ध्यान में रखिएगा कि एक बार जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, देन द कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो कॉन्सेंट्रेशन है, जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन में अथवा उसके प्रेशर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सारे बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा कि एक बार जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, तो वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेंड, देन द कॉन्सेंट्रेशन और द प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज नॉट गोइंग टू चेंज। उसमें कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या मतलब इस चीज का कि मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो N2O4 का कंसंट्रेशन है मान लो x मोल पर लीटर और NO2 का कंसंट्रेशन है y मोल पर लीटर। तो अब ये जो कंसंट्रेशन है, N2O4 का कंसंट्रेशन x मोल पर लीटर और NO2 का कंसंट्रेशन y मोल पर लीटर, एक बार जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो एक बार जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो किसी भी तरह का उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये x ही बना रहेगा और ये y ही बना रहेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिएक्शन आपकी स्टॉप हो गई है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, राइट। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं आपको कि जो इक्विलिब्रियम है दैट इज नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस। इक्विलिब्रियम अपने आप में स्टैटिक नहीं होता, इक्विलिब्रियम अपने आप में एक डायनामिक प्रोसेस है, राइट। वो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन में इसलिए परिवर्तन नहीं आ रहा है क्योंकि जितने मोल N2O4 के टूटते हैं उतने ही मोल N2O4 के बन भी जाते हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेशन अथवा प्रेशर में, अगर प्रेशर की हम बात करें तो मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर P2 ATM है। ये P1 एटमॉस्फेयर है और ये P2 एटमॉस्फेयर है। तो एक बार जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, देन द प्रेशर ऑफ N2O4 और द प्रेशर ऑफ NO2 इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, राइट। क्योंकि जितने मोल किसी के टूटते हैं उतने ही मोल उसके बन भी जाते हैं, राइट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक बात अगेन ध्यान में रखिएगा कि जब इक्विलिब्रियम तभी एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम तभी एस्टेब्लिश होगा जब वेसल आपका क्लोज होगा। इफ द वेसल इज क्लोज्ड, अगर वेसल ओपन है देन देर इज नो एनी क्वेश्चन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, देन वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हैं। अब जब ये इक्विलिब्रियम आ चुका है तो हमने ये कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है, सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये है कि रेट क्या है और ये रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सारे बच्चे एक काम करिएगा, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को नोट करिएगा। एक लॉ आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। जिसको आप लोग कहते हैं LMA। इट वॉज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग एंड वागे ये दो साइंटिस्ट थे, राइट। उन्होंने ये लॉ दिया था। ये क्या कहता है इसको जरा नोट करिएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, इट स्टेट्स दैट the rate of any chemical reaction is directly proportional to
its product of the concentration of the reactant, product of the concentration of the reactant raised to the power of its stoichiometric coefficient, raised to the power of its stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये पावर में चला जाएगा, जो भी कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, लॉ ऑफ मास एक्शन, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब जो भी कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट पावर के अंदर चला जाएगा। अब क्या मतलब इस चीज का, मान लीजिए अब जैसे यहां पर था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक काम करते हैं अपन, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन में एज्यूम करता हूं, लेट इट बी ए गैसियस प्लस बी गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी गैसियस प्लस डी गैसियस। ये आपके सामने एक होमोजीनस इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। आप बोलेंगे सर होमोजीनस का क्या मतलब? होमोजीनियस मतलब ऑल द कंपोनेंट्स आर इन द सेम फेज, सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम फेज के अंदर प्रेजेंट है, राइट। ये भी गैसियस 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 एंड गैसियस। अब ये जो आपके सामने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने सेट करी है, इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा अगर हम गुलबर्ग एंड वागे के हिसाब से बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, is directly proportional to the product of the concentration of the reactants. Capital A and the capital B are the reactants for the forward reaction raised to the power of its stoichiometric coefficient। मतलब ये जो स्मॉल a है और ये जो स्मॉल b है वो पावर के अंदर चला जाएगा, मतलब यहां ये पावर में a और यहां पर पावर में b चला गया। और ये सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट represents the concentration of that particular component in mole per liter। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, this represents the concentration of that particular component in mole per liter। मतलब मोलैरिटी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये जो रिएक्शन थी आपकी, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा आर एफ इज इक्वल टू के एफ और ये हमने लिखा व्हाट इज के एफ? के एफ रिप्रेजेंट्स द रेट कांस्टेंट, के एफ रिप्रेजेंट्स द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट for forward reaction। रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। उसी तरीके से अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैं बोलूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर स्मॉल सी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से जो कैपिटल सी और कैपिटल डी है वो अपने आप में रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे, और क्योंकि कैपिटल सी और कैपिटल डी अपने आप में रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, और पावर के अंदर जो भी कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट पावर के अंदर चला जाएगा, राइट। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ये हो जाएगा आरबी इज इक्वल टू के बी सी टू द पावर स्मॉल सी एंड डी टू द पावर स्मॉल डी।
And what this Kb represents? Kb represents the rate constant for the backward reaction. ये जो आपका Kb है, ये Kb अपने आप में कांस्टेंट है, राइट, जिसको कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं रेट कांस्टेंट बोल रहा हूं, मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं. राइट, Kb रिप्रेजेंट्स द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. अब अगेन जिस समय इक्विलिब्रियम आता है, जिस समय इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे. मतलब मैं बोलूंगा RF इज इक्वल टू RB और यू विल से ये आपने लिख दिया. अब एक काम करिए, ये Kb वाला जो है, ये Kb की टर्म यहां पर लाइए और ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को आप यहां पर ले जाइए, राइट, और इसको यहां पर ले आइए. इट मींस ये हो जाएगा मेरा Kf अपॉन Kb इज इक्वल टू C टू द पावर स्मॉल c ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट. मतलब ये जो रिएक्शन थी हमारी, ये जो हमारी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन थी, राइट, इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन मिलेगा, वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आपको ये मिलेगा, राइट. दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहा जाता है, राइट. एंड द Kf अपॉन Kb, Kf भी कांस्टेंट है, Kb भी कांस्टेंट है. Kf रिप्रेजेंट्स द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द Kb रिप्रेजेंट्स द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. और ध्यान में रखिएगा कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा. तो इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये पूरी टर्म हमारी कांस्टेंट है और इसको मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसको मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया. मतलब ये आपको पहला फार्मूला भी मिल चुका है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. राइट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. और ये पूरा के पूरा हमारा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है. तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो जब भी आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट साइड पर है उसको न्यूमरेटर में रखा जाएगा. जैसे ये आपका प्रोडक्ट था, तो ये इसको आपने न्यूमरेटर में रखा, उसके कंसंट्रेशन को आपने न्यूमरेटर में रखा, और जो भी आपका रिएक्टेंट है उसको आप डिनोमिनेटर के अंदर पुट करेंगे, राइट. ये सारे होमोजीनस, ये मैं जो केस अभी ले रहा था, ये होमोजीनस इक्विलिब्रियम का केस था. तो ये आपने देखा कि हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, राइट.